नमस्ते एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी बेसिकली एक टाइप का स्कैनिंग प्रो माइक्रोस्कोप है। स्कैनिंग प्रो माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप आते हैं जो किसी भी चीज़ के सरफेस को स्कैन करते हैं और उसका इमेज बनाते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह के माइक्रोस्कोप आते हैं, जैसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और बहुत ही अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप भी आते हैं। तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी उसी का एक पार्ट है। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक नैनो स्केल टिप रहती है। वो टिप मतलब एटम लेवल पे ठीक रहती है, मतलब कि उसका जो एकदम जो टिप का जो लास्ट एंड पॉइंट रहेगा वो एक एटम ठीक रहेगा, वहाँ पे सिर्फ एक एटम रहना चाहिए। तो वो टिप रहता है और एक हमारा जो ये सैंपल रहेगा वो टिप उस सैंपल के ऊपर मतलब ये हवर करेगा। एक्सक्यूज मी, वो टिप वो पूरे सैंपल के ऊपर हवर करेगा और उस सैंपल के मान लीजिए वहाँ पे कुछ पार्ट ऊपर रहेंगे कुछ नीचे रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले थोड़ा ये प्लेन पे था, फिर उसका अचानक से एक बम्प आ गया। तो वो जब स्कैन करते हैं टिप, तो मतलब कि उसी हिसाब से जैसे बम्प या फिर ये वैलीज आती है उसी हिसाब से वो टिप ऊपर नीचे आता है। अगर मान लीजिए बम्प आ गया तो टिप ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर वैली आके कोई वहाँ पे ये मतलब कि सैंपल में अंदर की तरफ जा रहा है तो वो टिप भी नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरीके से टिप ऊपर नीचे आता है और वो टिप अटैच आता है कैंटालीवर से। कैंटालीवर बेसिकली आपने वो पुरानी सीडीज़ को जब चलाते थे तो वहाँ पे देखा होगा आपने, कांटा रहता था, वो कांटा रखते थे तो सीडी गोल गोल घूमती थी और कांटा ऊपर नीचे आता था। तो उसी कैंटिलीवर कहते हैं। ये टिप ये भी वैसे काम करता है। वो जैसे सरफेस को क्या स्कैन करता है तो सरफेस में जैसे जैसे बम्स या फिर वैलीज रहेंगे उसी हिसाब से टिप ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, और ये कैंटिलीवर का जो ऊपर नीचे जाना है ये डिटेक्ट होता है। तो इसका डिटेक्ट करने का अलग अलग मेथड है। या तो नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो लेज़र डिटेक्टेड मेथड आता है। तो एक लेज़र रहेगा वो कैंटिलीवर पर जाएगा और कैंटिलीवर से फिर डिफ्लेक्ट करेगा किसी भी डिटेक्टर पे। ठीक है, तो जो टिप का ऊपर नीचे जाना है उसकी वजह से वो लेज़र भी और डिटेक्टर के ऊपर अलग अलग जगह पर गिरता है। जैसे अगर टिप नीचे गया तो लेज़र जो उसका डिटेक्टर के ऊपर गिरेगा वो भी शायद नीचे की तरफ गिरेगा, और टिप अगर ऊपर गया तो फिर वो लेज़र का पोजीशन भी डिटेक्टर के ऊपर चेंज आता है, तो वो भी ऊपर की तरफ जाता है। इसी तरीके से मतलब वो टिप के ऊपर नीचे जाने से लेज़र का पोजीशन डिटेक्टर के ऊपर नीचे आता है, जिससे फिर डिटेक्टर रीड करता है और एनालाइज करके हमें ग्राफ बताता है। मतलब ग्राफ नहीं बोलेंगे, ग्राफ बताता है, अलग अलग डेटा दे सकता है। तो इसका जो मेन इसका डेटा रहता है वो ग्राफ के फॉर्म में भी आ सकता है या फिर 3D विजुअलाइजेशन फॉर्म में भी आ सकता है। 3D विजुअलाइजेशन फॉर्म में यहाँ हमें सीधा सीधा ये बताता है कि वो मटेरियल का सरफेस का इमेज कैसा है, मतलब वहाँ पे कहाँ पे वैली से कहाँ पे ऊपर है, वो कहाँ पे वो नीचे जा रहा है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमने पहले डिस्कस किया था, ये स्कैनिंग प्रो माइक्रोस्कोपी का पार्ट है। और स्कैनिंग प्रो माइक्रोस्कोपी ये किसने बनाया था, ये बेनिन, कॉट और गर्बर ने बनाया था। तो हमेशा ये जो हम स्कैनिंग प्रो माइक्रोस्कोपी जब हमें ये रीडिंग देता है तो ये ज़्यादातर सिर्फ सरफेस का हमें इमेज देता है, और सरफेस का इमेज से हमें उसका सरफेस की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता चलती है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है ऐसा ऐसा, या फिर फ्रिक्शन कितना है सरफेस में, वो सब नहीं पता चलती। तो एएफएम के अंदर, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशन हुए जिसकी वजह से वो अलग अलग एएफएम बनी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज सरफेस की नाप सके। जैसे फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हुए, या फिर कैपेसिटेंस हुआ, या फिर मैग्नेटिक फोर्सेस हुए, या फिर जो सरफेस की कंडक्टिविटी हुई, या इसका इलास्टिसिटी हुई, ये सब नाप सकते हैं। ऐसे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी भी बने हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से पहले जो माइक्रोस्कोप बना था इसमें स्कैनिंग प्रो माइक्रोस्कोपी में, वो था स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ये सबसे पहला ये स्कैनिंग प्रो माइक्रोस्कोपी था जो बना था 1981 में, और ये काम करता था बेसिकली क्वांटम टनलिंग के प्रिंसिपल पे। इसे भी बेनिन और हेनरिक ने बनाया था, और ये IBM के लेबोरेटरी से बना था। कौन सा वाला, ज्यूरिख रिसर्च लेबोरेटरीज जो स्विट्जरलैंड में थी, और इसे बनाने के लिए इनको 1986 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लेकिन इसका एक मेन जो ड्रॉबैक था या फिर डिसएडवांटेज जो था, ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी सिर्फ कंडक्टिंग या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल पे ही काम कर सकता था। तो वो सैंपल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, जैसे बायोलॉजिकल सैंपल्स हुआ, या फिर लकड़ी हुआ, या फिर प्लास्टिक हुआ, सिरेमिक हुआ, ये सब पे मतलब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी का कोई यूज़ नहीं था। तो इसके ही मतलब इस मतलब कि डिसएडवांटेज को निकालने के लिए, हटाने के लिए AFM या फिर एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का निर्माण किया गया था। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सबसे पहला एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी था जो बेनिन ने बनाया था। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इसका मेन प्रिंसिपल है कि यहाँ पे एक टिप आता है जो सरफेस को स्कैन करता है और कैंटिलीवर से ऊपर नीचे जाता है, जैसे जैसे सरफेस ऊपर नीचे जाता है। तो इस हिसाब से हमें डायरेक्ट एक इमेज मिलता है जो सीधा कोरिलेट करता है कि सरफेस में कहाँ पे सरफेस का टोपोलॉजी या फिर सरफेस की पिक्चर कैसे है। यहाँ पे जो आप डायग्राम देख सकते हैं ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का स्कीमेटिक डायग्राम है। जो A लेवल है यहाँ पे वो हमारा मटेरियल है, B लेवल जो है वो हमारा नैनो स्केल टिप है, C लेवल है जो हमारा वो है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, और उसके राइट हैंड साइड पे हमारा जो लेवल है वो फीडबैक सिस्टम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी का। उसी तरह से जो A के लेफ्ट हैंड साइड में है वो है फीडबैक सिस्टम अपना एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का, और ये दोनों से फीडबैक जो आता है वो आता है E पे, और E हमारा पिज़्ज़ो है। तो इन दोनों से जो सिग्नल आते हैं उस हिसाब से हमारा पिज़्ज़ो जो आता है वो या तो एक्सपांड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा कैंटिलीवर का पोजिशनिंग चेंज, मतलब कि कोई कैंटिलीवर को एक मतलब डिफ़ॉल्ट पोजिशन पर लाने में मदद करता है वही। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये स्कीमेटिक डायग्राम है कि हमारा स्कैनिंग एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी स्कैन कैसे करता है। तो आप नीचे देख सकते हैं वहाँ पे सैंपल है, सैंपल में अलग सैंपल के आइटम्स अलग अलग अरेंज हुए हैं, और वो अरेंजमेंट इरेगुलर है, और हमारा जो टिप है उसका एकदम जो लास्ट पॉइंट है वो वहाँ पे एक वहाँ सिंगल आइटम है, उसे हम फ्रंट आइटम कहते हैं। तो जैसे जैसे टिप मूव करता है अपना राइट से लेफ्ट, वैसे वैसे उसे ये आइटम्स की वजह से या तो अट्रैक्ट होता है या फिर वो रिपेल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है वहाँ पे एक आइटम ऊपर की तरफ आ चुका है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से हमारा टिप
कि ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो टिप ऊपर की तरफ जा रहा है। उसी तरह से जैसे वो आगे बढ़ेगा उसे फिर वैली मिलेगी वहाँ पे वापस वो नीचे की तरफ जाएगा टिप। इसी तरह से टिप ऊपर नीचे जाता है, और ये उसका ऊपर नीचे जाना वो डिटेक्ट होता है किसी भी डिटेक्टर सिस्टम से, या तो इलेक्ट्रिकल, या तो वो लाइट लेज़र डिटेक्टर सिस्टम हो, या तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे उन्होंने स्टेम का यूज़ किया था, STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया था। अब जो ये पूरा सिस्टम था, ये पूरा जो सेटअप था, ये बहुत ही सेंसिटिव था वाइब्रेशन स्केल। थोड़ा भी वाइब्रेशन अगर ये पूरे रीडिंग को खराब कर सकता था, तो वाइब्रेशन से झेलने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरे माइक्रोस्कोप को ही लेविटेट कर दिया बाय यूजिंग मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स की मदद से इन्होंने पूरा सिस्टम लेविटेट कर दिया। तो लेविटेशन बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं, लेविटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हवा में ही स्थिर कर देना, जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरे वस्तु के संपर्क में ना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉल है वो लेविटेट हो रहा है वहाँ पे दो मैग्नेट्स के बीच में। अब जो ये स्कैनिंग जो इसका मेथड आता है वो उसे हम रास्टर स्कैन कहते हैं। अलग अलग स्कैनिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्कैनिंग मेथड का बात किया है जिसे रास्टर स्कैन कहते हैं। यहाँ जैसे कि वो जो स्कैनिंग स्टार्ट करता है पॉइंट A से, फिर पॉइंट B तक जाता है, फिर वो टिप वापस पॉइंट A के ऊपर वाले पॉइंट पे आता है, उसे हम पॉइंट C कहते हैं, और वापस फिर पॉइंट C से पॉइंट D तक जाता है। तो यहाँ पे अगर हम माने तो ये हमारा हुआ पॉइंट A, तो यहाँ से वो स्कैनिंग स्टार्ट करेगा, पॉइंट B तक जाएगा, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ये स्पेसिफाइड रहा था, हम पहले स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि कितना एरिया स्कैन करना। तो B तक जाएगा, तो जैसे B तक पहुँचा टिप, तो वापस वो टिप जाता है पॉइंट A के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे, यानी पॉइंट C पे। तो वहाँ से स्कैन करना वापस स्टार्ट करेगा पॉइंट D तक, फिर वापस जैसे ही वो पैरामीटर हिट हो जाएगा तो वैसे वापस ऊपर आएगा पॉइंट C के वाले पॉइंट पे, पॉइंट E पे। तो इसी तरह से वो स्कैन करते हैं, इसे हम रास्टर स्कैन कहते हैं। अब जैसे हमने पहले बताया था, जो ये स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोपी था वहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल या फिर क्वांटम टर्निंग का यूज़ होता था, लेकिन इसकी वजह से वो कंडक्टिव सर्फेस पे सिर्फ काम करता था, लेकिन नॉन कंडक्टिव सर्फेस पे काम नहीं कर सकता। यहाँ पे लेकिन हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में वो क्वांटम टर्निंग का यूज़ नहीं करते हैं। इसके विपरीत हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में मॉलिकुलर या फिर एटॉमिक इंटरेक्शन, जैसे अलग अलग इंटरेक्शन जैसे वंडरवॉल्स फोर्स हुआ, या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स हुआ, या फिर मैग्नेटिक फोर्स हुआ, या थर्मल फोर्स, ये सब इंटरेक्शन जो टिप और जो सरफेस एटम के बीच में हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है हमारा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का स्कैनिंग और इमेजिंग। अब जो हमने अभी इसके कंपोनेंट देख रहे जैसे टिप हुआ, कैंटिलीवर हुआ, पीस हुआ, डिटेक्टर हुआ, लेज़र हुआ, डायोड हुआ, इस सब के अलावा भी अलग अलग इसमें हम ये कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दें, यहाँ पे आर्मस्ट्रांग लेवल पोजिशनिंग डिवाइस हुआ, या फिर फीडबैक लूप कंट्रोल हमने देखा था, डिफ्लेक्शन मेजरमेंट डिवाइस हुआ, या फोर्स मेजरमेंट डिवाइस हुआ, ये सब भी उसमें लगाया जा सकता है। तो एटॉमिक जो AFM का जो टिप है वो डिफ्लेक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसके और उसके सैंपल के एटम के बीच में कितना फोर्स है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली ये टैपिंग मोड की बात कर रहे हैं। टैपिंग मोड में क्या होता है, वो टिप ऐसा टैप करते आगे बढ़ता है, और यहाँ पे हम देखें जो अगर पॉइंट A से स्कैन करते हैं तो स्कैन करता है पॉइंट B तक, वहाँ पे मान लीजिए एटम मिला, तो पहले टिप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन उसका तुरंत ही उसका ये रिपेल होगा उसका टिप, तो रिपल्सन की वजह से वो टिप ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो पॉइंट B से पॉइंट C तक जाएगा। लेकिन वहाँ पॉइंट C तक पहुँचते ही जो कैंटिलीवर से अटैच आता है, तो कैंटिलीवर का पर्टिकुलर पोजिशनिंग आती है कि इससे आगे वो नहीं जा सकता टिप, तो वो कैंटिलीवर रोक देता है, तो उसकी वजह से टिप वापस नीचे की तरफ ये रिट्रैक्ट होता है, तो नीचे की तरफ आता है, और मतलब कि फोर्स की वजह से जितनी फोर्स से वो ऊपर जाता है उतनी फोर्स से वो नीचे भी आता है, तो उसके फोर्स से आता है नीचे, और नीचे की तरफ जाता है और वापस फिर ऊपर जाता है पॉइंट A की तरफ, और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो B पे जितना वो अट्रैक्ट होगा और जितने हिसाब से वो रिपेल होगा उतना ही उसका प्रोप रिट्रैक्शन भी होता है। तो इसी को मेजर करके हम बता सकते हैं कि वहाँ पे कितने एटम्स थे। अगर ज़्यादा रिपेल हुआ तो फिर मतलब वहाँ पे ज़्यादा एटम्स थे, अगर कम रिपेल हुआ तो मतलब कम एटम्स थे। तो ये जो इसका ऊपर नीचे जाने का है, इसी एक स्प्रिंग लाइक मोशन देता है, क्योंकि ये स्प्रिंग लाइक मोशन दे रहा है, तो यहाँ पे हम हुक लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हुक लॉ क्या बोलते हैं, तो हुक लॉ एक फॉर्मूला है फिजिक्स में जो बेसिकली कहता है कि किसी भी छोटे से डिफॉर्मेशन, अगर कोई छोटा डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपना डिफॉर्मेशन से। तो मतलब कि अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे कुछ वेट लगा दिया, तो यहाँ पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो उसका वेट है, और जिसका वेट है उससे ही प्रोपोर्शनल रहेगा उसका डिफॉर्मेशन, मतलब जितना ज़्यादा वेट रहेगा उतना ही उसका डिफॉर्मेशन मिलेगा। हालांकि ये सिर्फ छोटे डिफॉर्मेशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जो ये प्रोब और ये जो प्रोब है या टिप है ये नैनो स्केल लेवल में, तो उसका डिफॉर्मेशन भी है बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे हुक्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे हमारा प्रोब इधर रिपेल होगा उतना ही ज़्यादा हम बता सकते हैं कि उतना ही उसके ऊपर फोर्स एक्ट किया है, और जितना ज़्यादा फोर्स एक्ट किया है हम उससे बता सकते हैं कि वहाँ पे उतने ही ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद हम आते हैं फीडबैक लूप में। फीडबैक लूप हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली हमारे जो प्रोब है या फिर हमारा जो टिप है उसकी पोजीशनिंग मेंटेन करके रखने में। जहाँ मान लीजिए जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रोब आगे बढ़ा यहाँ पे एक बम्प आया, तो फिर वो प्रोब डिफ्लेक्ट हुआ अपनी नॉर्मल पोजीशन से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और ऊपर आप देखते हैं यहाँ पे लेज़र है, तो लेज़र यहाँ पे आता है प्रोब के ऊपर हिट करता है, और यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर जाता है एक फोटो डिटेक्टर पे। वो फोटो डिटेक्टर के ऊपर कॉन्स्टेंटली वो ये हिट करते रहता है, तो जैसे ही ये कंटेंट में ऊपर नीचे आता है उसके हिसाब से लेज़र की पोजीशन हमारे फोटो डिटेक्टर पर चेंज होती रहती है। उस रीडिंग को हम वो फोटो डिटेक्टर किसी एनालाइजर के पास भेजते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो या फिर पर्टिकुलर कोई एनालाइजिंग सिस्टम हो, उसके पास भेजता है जो उसको एनालाइज करता है, और वहाँ से सिग्नल हमें वो सिग्नल भेजता है पिज्जो पे। पिज्जो फिर वापस उस हिसाब से जो सिग्नल आया है उस हिसाब से वो एक्सपांड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके हिसाब से वो जो कैंटिलीवर है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके।
ये इसका इमेजिंग है। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो हमारे जो डेटा मिला है हमें EFM से, उससे विजुअलाइज़ करने पे। ऐसी एक यहाँ पे विजुअलाइजेशन दिया है, ये 3D विजुअलाइजेशन है। हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे उसके ओरिजिनल EFM के विजुअलाइजेशन का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो अलग अलग इमेजेस आपको दिख रही है EFM द्वारा ली गई है। यहाँ पे जो ए वाला इमेज है वो एक सिंगल विरियन पार्टिकल है, वहाँ पे जो सी है वो भी एक वायरस पार्टिकल है। अब आते हैं हम इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग फील्ड में इसके अलग अलग EFM के एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो जब पहला एप्लीकेशन हम बायोलॉजी में देखते हैं, तो बायोलॉजी में ये प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टडी करने में काम आ सकता है, उसका फॉर्मेशन स्टडी करने में काम आ सकता है, प्रोटीन्स की अनफोल्डिंग स्टडी करने में काम आ सकता है, ऐसे अलग अलग चीज़ों में काम आ सकता है। दूसरा ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को स्टडी करने में काम आ सकता है, हमारे बायोमॉलिक्यूल्स को विजुअलाइज करने में काम आ सकता है, लिगेंड रिसेप्टर स्टडीज़ में काम आ सकता है, लोकलाइजेशन ऑफ आयन चैनल्स एक्सेट्रा, ये सब में काम आ सकता है हमारा EFM इन बायोलॉजी। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर साइंस और टेक्नोलॉजी को स्टडी करने में काम आ सकता है, थिन फिल्म एंड कोटिंग में स्टडी करने में काम आ सकता है। ट्राइबोलॉजी जो क्या है हमारा स्टडी है सरफेस और फ्रिक्शन के इंटरेक्शन की, तो उसमें काम आ सकता है। हमारा एनर्जी स्टोरेज जैसे बैटरी सिस्टम हुआ या फिर एनर्जी जनरेशन जैसे फोटोवोल्टिक मटेरियल, ये सब की स्टडीज़ में काम आ सकता है। पीजो इलेक्ट्रिक और फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की स्ट्रक्चर देखने में काम आ सकते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करने या फिर उसका प्रॉपर्टी स्टडीज़ करने में काम आ सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो केमिस्ट्री है वहाँ पे कहाँ काम आ सकते हैं, तो केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री स्टडीज़ में काम आ सकता है, पॉलीमर केमिस्ट्री स्टडीज़ में काम आ सकता है। इसके अलावा ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, इसका क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके अलग अलग चीज़ जैसे ग्रेविटी का असर उसके ऊपर कैसे हो सकता है, या फिर ग्रेविटी ना रहे तो कैसे से क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है, ये सब की स्टडीज़ में हमारा EFM बहुत हेल्प कर सकता है। जो केमिस्ट्री में इसका एक मेन एप्लीकेशन है, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, वो है मैनिपुलेशन एट मॉलिक्यूलर स्केल। तो हमारे जो टिप है वो एटॉमिक लेवल पे है और हमारे सैंपल्स के एटम्स है सरफेस पे वो भी एटॉमिक लेवल पे हैं। तो हम वो टिप का यूज़ कर सकते हैं ये एटम्स को फिजिकली मैनिपुलेट करने के लिए। हम उन्हें एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे ड्रॉप कर सकते हैं। पर्टिकुलरली हमें ये STM में देखने मिलता है। STM में अगर कंडक्टिंग मटेरियल तो STM का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये काम करने के लिए बहुत ईजिली। तो अगर STM में वो ये एक एटम्स के बाद जाएगा और उससे पिक कर सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से, और वहाँ से फिर लेके जाकर दूसरी जगह पर ड्रॉप कर सकता है फिजिकली। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे ये फर्स्ट एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी द्वारा ली गई है और ये शायद सिलिकॉन का इमेज है। यहाँ पे आप हर एक आइटम को क्लियरली देख सकते हैं। अब जो आइटम लेवल ठीक हमें ये टिप चाहिए रहता है उसके बनाने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट तरीका है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इचिंग। इसमें बेसिकली करते क्या है, एक स्टेनलेस कंटेनर लेंगे, स्टेनलेस स्टील कंटेनर, और एक टंगस्टन वायर लेंगे। स्टेनलेस स्टील कंटेनर के अंदर हम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं और दोनों को मतलब कि हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन स्टेनलेस स्टील और ये टंगस्टन को दोनों को ये कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्शन की वजह से उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आप यहाँ देख सकते हैं जो टंगस्टन है बहुत ही पतला वायर रहता है और जो हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आता है वो इसके टंगस्टन की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे एक मिनिस्कस बन जाता है पानी या ये तरल का। आप देख सकते हैं ये जो फ्लूइड लेवल है वो टंगस्टन की ओर थोड़ा सा राइज हुआ है, यहाँ से एक कर्व बन जाता है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसकी वजह से वाला टंगस्टन से थोड़ा थोड़ा टंगस्टन आयन लूज़ होते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो लूज़ जैसे जैसे लूज़ होते हैं तो मिनिस्कस और पतला पतला होते जाता है और एक पर्टिकुलर शेप में उसका ये डिग्रेडेशन होता है टंगस्टन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे वो टंगस्टन डिग्रेड हो रहा है जैसे जैसे मिनिस्कस को कर्व बनाते जा रहा है, और ऐसे कर्व बनाते 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 एकदम जो लास्ट पॉइंट आएगा वहाँ पे हमें एक आइटम ठीक हमें टंगस्टन मिल जाएगा। तो ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं हमारा टिप बनाने में। तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम अपने EFM पर टिप की तरह और हम स्कैनिंग कर सकते हैं। तो आज हमारा रेफरेंस है इतना सा। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ आया होगा और यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।